Good afternoon, all of you. My name is Pooja Garg, and today I will present on the topic that is development of instructional material, where I will cover unit planning, lesson planning, preparation of teaching aids, development of demonstration experiment, and it is a part of Unit 3, Topic 1 of our syllabus. So, first, development of instruction material. तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होता है? A deliberately arranged set of external events that are designed support for internal learning process. ये कुछ एक्सटर्नल चीजें होती हैं जो कि हमको लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं. तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या हुआ? सॉरी, instruction material are printed or other media that intended to convey events of instruction. ये कुछ मटेरियल होता है या कुछ प्रिंटेड मैटर होता है या कोई मीडिया होता है जिससे कि हम अपने इंस्ट्रक्शंस को कन्वे करते हैं स्टूडेंट्स को. और इंस्ट्रक्शन मीडिया क्या हो गया? कोई भी फिजिकल चीज जिसके थ्रू हम अपने इंस्ट्रक्शन मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं. जैसे कि आप है ना किसी को कुछ भी समझाना चाह रहे हो तो आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग के थ्रू समझा रहे हो, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मीडिया हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया. ठीक है, मटेरियल चौक वगैरह ये सारी चीजें हो गई. तो इंस्ट्रक्शन मीडिया जो होते हैं वो कुछ ट्रेडिशनल होते हैं, कुछ मॉडर्न होते हैं. तो अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो वी हैव चॉक बोर्ड जो कि हमारा ब्लैक बोर्ड ट्रेडिशनल होता है. आजकल व्हाइट बोर्ड चलता है जिसके ऊपर हम मार्कर से लिख सकते हैं. पैनल बोर्ड होता है, फ्लिप चार्ट होता है, एक एपीडीएस स्कोप होता है, रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, मॉडल्स होते हैं, सिमुलेटर्स. ये सारी चीजें पहले टाइम पे ट्रेडिशनली चलती थी. अभी जो चेंज आया है वो है डिजिटल प्रेजेंटर. मतलब आप कोई भी चीज डिजिटली प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें विजुअलाइजर विजुअल करा रहे हैं. कोई जैसे 3D विजुअल्स होते हैं, जैसे आप 3D मूवीज वगैरह देखते हैं तो वो सारे विजुअलाइज करते हैं जिसमें हम चीजें. स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं जो कि कंप्यूटर पे होते हैं. मॉडर्न व्हाइट बोर्ड, आज के मॉडर्न व्हाइट बोर्ड होते हैं जिसपे हम ये अपने मार्कर वगैरह से यूज करते हैं. 3D प्रिंटेड मॉडल्स होते हैं, सिमुलेटर्स होते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी होते हैं, वर्चुअल रियलिटी होती है. तो ये सारे आज के न्यू इंस्ट्रक्शन मीडियाज हैं. इंस्ट्रक्शन डिजाइन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अवर नॉलेज ऑफ हाउ पीपल लर्न टू डेवलप इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज that meet the needs of the learner and the desired learning outcomes. यानी आप एक डिजाइन प्रिपेयर करते हो. कोई भी चीज को करने से पहले आप प्लान करते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है. तो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, डिजाइनिंग. कि आपको किस तरीके से अपनी जो आप अपने जो टीचिंग है उसको अपने लर्निंग तक कैसे पहुंचा रहे हो, किस तरीके से हमारे डिजायर्ड आउटकम आ सके. तो वो जो सारा प्लानिंग प्रोसेस होता है जो कि जिस तरीके से हम इफेक्टिवली अपनी टीचिंग को करते हैं, वो सारा इंस्ट्रक्शन डिजाइन कहलाता है. इसके स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्ट होता है असेस द सिचुएशन, मतलब नीड असेसमेंट. यानी कि आपको जरूरत पड़ी तभी आप ये कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमको सिचुएशन को असेस करना पड़ता है कि हम किस सिचुएशन में ये देंगे तो हमारे को क्या जरूरत है कि हम ये कर रहे हैं. देन सेट द गोल ऑब्जेक्टिव. फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि ये जो हम टीचिंग का प्लान कर रहे हैं इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव होंगे, हम क्या चीज कवर करना चाहते हैं और उसको कवर करने के बाद बच्चों को क्या चीजें आ जानी चाहिए. देन सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मीडियम और मीडिया. फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्टिव है या जो उसकी जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना मीडिया चूज करते हैं. फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फाइनली उसका इवेल्युएशन और रिवीजन करते हैं. इवेल्युएट करके चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है. अगर कुछ गलत है तो उसको रिवाइज करके उसको करेक्ट करके वो फिर ठीक करते हैं. तो उसके स्टेप्स क्या हुए इंस्ट्रक्शन मटेरियल के? रिव्यू इंस्ट्रक्शनल गोल, ऑब्जेक्टिव, ऑडियंस एंड स्ट्रेटेजी. रिव्यू करना कि आपके क्या गोल हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके की ऑडियंस है. अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका इंस्ट्रक्शन मटेरियल अलग होगा. अगर बड़े कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो उनका इंस्ट्रक्शन मटेरियल अलग होगा. आपकी स्ट्रेटेजी अलग हो जाएगी. ठीक है. डिटरमाइन द बेस्ट सुटेबल मीडियम. तो बच्चों की एज के हिसाब से, उनके मेंटल स्टेटस के हिसाब से या टॉपिक के हिसाब से आप सुटेबल मीडियम चूज करते हैं. सर्च फॉर रिव्यू एग्जिस्टिंग मीडिया एंड मटेरियल. फिर आप ये देखते हैं कि एग्जिस्टिंग मेरे पास जो मटेरियल है उसमें क्या हम रिव्यू करके क्या चेंजेस कर सकते हैं. अडॉप्ट एग्जिस्टिंग मीडिया मटेरियल इफ नेसेसरी. फिर उसमें से जो फाइनल हमको जो पसंद आता है वो हम उस चीज को अडॉप्ट करते हैं. इफ न्यू मीडिया मटेरियल नीड टू बी डेवलप्ड. अब हमने कोई अगर नई चीज जो आजकल ट्रेंड में चल रही है अगर वो चीज कुछ यूज की तो उसको डेवलप करते हैं, यानी उसको अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करते हैं. एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. फिर उसका एक इवेल्युएशन लेते हैं कि सही है नहीं. इम्प्लीमेंट एंड अप्लाई. उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट और अप्लाई करते हैं और देन फाइनल उसको इवेल्युएट करते हैं.
अच्छा, अब समझ में आ रहा है ना? हेलो। यस यस पूजा। ओके ओके। फिर टाइप्स, प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल। इंस्ट्रक्शन मटेरियल के टाइप्स क्या हो सकते हैं? या तो वो प्योरली ऑडिटरी हो, ऑडिटरी सिर्फ सुनने वाला हो, ठीक है, प्योरली विजुअल हो, सिर्फ दिख रहा हो अच्छे से, या रिक्वायर प्रोजेक्शन और डजंट रिक्वायर प्रोजेक्शन, उसके लिए प्रोजेक्टर की जरूरत है या नहीं है, या ऑडियो विजुअल दोनों है। तो ये किस तरीके का इंस्ट्रक्शन मटेरियल है? एक तो ये टाइप हो गया। एक हो गया कंप्यूटर मीडिएटेड मटेरियल बेसिक, यानी अगर ये कंप्यूटर बनाया, अगर ये कंप्यूटर मीडिएटेड मटेरियल है तो वो कितना रिलीवेंट है और उसका प्रॉपर लिंक हो सकता है कि नहीं, कितना सिंपल है, कितना यूजर फ्रेंडली है, उसको हम एम्फेसाइज कर सकते हैं, और उसका कंसिस्टेंसी और पैटर्न स्टाइल हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं, हम उसको अच्छे से समझा सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया सिलेक्शन। तो हम किस बेस पे अपने मीडिया को सिलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि हमारे किस एज के स्टूडेंट हैं, किस लेवल के स्टूडेंट हैं। फिर हम अपना ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर हम अपने इन्वायरमेंट देखेंगे कि हम कहाँ पे अपनी टीचिंग प्रोसेस को कर रहे हैं। फिर हम अपने रिसोर्सेज देखेंगे कि हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल है जिससे हम उस चीज को सक्सेसफुल कर सके। और फिर हमने जो भी मीडिया या तो जो भी चीज सिलेक्ट की है वो प्रैक्टिकली कितना हम यूज कर सकते हैं, वो कितना ऑथेंटिक रहेगा या कितना उसको इजीली हम लोग हैंडल कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर फिर इसके इम्पोर्टेंस आ जाते हैं। इम्पोर्टेंस में ये है एड टीचिंग प्रोसेस, यानी ये टीचिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। एड लर्निंग प्रोसेस, लर्न करने में हेल्प करता है। एक्सपोज टू वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो वर्चुअली जो ऑब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से एक्सपोज करने में हेल्प करता है, जो हम अच्छे से दिखा सकते हैं बच्चों को। कंसेप्चुलाइजेशन, कंसेप्ट को डेवलप करता है। विच इज द एक्सपेरिमेंटल गैप, जो एक एक्सपेरिमेंट करने में और थ्योरी में जो एक गैप हो जाता है उसको कवर करता है। तो उसको जैसे आप एक तो बुक से पढ़ा रहे हैं, एक आप चीजों को करके दिखा रहे हैं, तो उससे जो है बच्चे को एक जो गैप हो जाता है ना बच्चे को कि भाई थ्योरी अलग चीज हो जाती है और प्रैक्टिकली चीजों को करना अलग हो जाता है, उस गैप को ये फिल करता है। अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गोल्स इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, और जितने भी इंस्ट्रक्शन गोल्स हैं सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। लीव आउट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, फालतू का जो टाइम वेस्ट हम करते हैं बुक में, कई बार बहुत सारी चीजें जो हमारे काम की नहीं होती हैं वो सब, तो उससे हम बच जाते हैं। हम जो टू द पॉइंट है चीजें उनको क्लियर कर देते हैं। हैव इंफॉर्मेशन इन द राइट ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस में चीजें बताई जाती हैं। डिस्क्राइब ऑल सिचुएशन इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग हम जो कर रहे हैं या जो भी, तो उसमें सारी सिचुएशन में ये अच्छे से डिस्क्राइब कर देता है चीजों को। अवॉइड वेग इंस्ट्रक्शन, जो गलत ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, वो चीजें नहीं होती है क्योंकि वो अच्छे से उसको क्लियर कर दिया जाता है इंस्ट्रक्शन मटेरियल के थ्रू। फिर सबसे पहले हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल में जैसे कि हम हैंडआउट्स बना दें, प्रिपेयरिंग इफेक्टिव हैंडआउट्स। तो हैंडआउट्स में क्या हो जाएगा? इट इज एन इंस्ट्रक्शनल टूल दैट कॉम्प्लीमेंट्स ए टीचिंग सेशन रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन टूल है जिसमें कि है ना टीचिंग सेशन में एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए बच्चे को हैंडआउट्स दे दिए जाते हैं, उसको उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो इसका पर्पस क्या है? एज ए क्लास आउटलाइन और लेसन समरी। तो इसके अंदर हमने जो भी पढ़ा है, हैंडआउट्स के अंदर क्या होता है कि आज जो भी टॉपिक पढ़ा है उसका पूरा समराइज फॉर्म होता है एज ए गाइड टू द स्टूडेंट थ्रू अ लेक्चर। ये एक तरीके से जैसे टीचर्स नोट्स दे दें ना बच्चों को, ये वो चीज है कि आपने क्लास में जो भी मैम ने पढ़ाया वो तो सारी उसकी समरी मिल जाती है एज ए गाइड टू द स्टूडेंट थ्रू अ लेक्चर। जब आप कोई लेक्चर दे तो इन नोट के थ्रू आप बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकते हो। टू रिलीव स्टूडेंट ऑफ टेकिंग नोट्स, तो बच्चों को खुद नोट्स बनाने नहीं पड़ते हैं, उनको एक यूनिफाइड नोट्स मिल जाते हैं, टीचर के मिले बने हुए नोट्स होते हैं तो सारे बच्चों को एक जैसा मिल जाता है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अ डिस्कशन, तो सबको अगर वो नोट्स पकड़ा देते हैं तो स्टूडेंट्स के पास एक जैसा मटेरियल होता है तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। गाइड स्टूडेंट्स टू फर्दर रीडिंग, और उनको है ना नोट्स देने के बाद जब वो उनके पास एक बेसिक नॉलेज हो जाती है तो उनको कहते हैं कि और इसको एक्सप्लोर करो और इसके बारे में सर्च करो,
तो वो फर्दर रीडिंग को भी गाइड करता है। सप्लाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नॉट रेडली अवेलेबल एल्सवेयर। अब क्या होता है कि नोट्स हमको मिल जाते हैं तो हमको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इससे काफी कुछ मिल जाती है। तो जो हमारी बुक के अलावा भी जो हमें इन्फॉर्मेशन टीचर से मिलती है तो वो हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाता है। अच्छा, इसके टाइप्स क्या होते हैं? इनकम्प्लीट हैंडआउट, जैसे कुछ कुछ तो है कि कंप्लीट होते हैं, कुछ इनकम्प्लीट होते हैं, यानी जिसमें सिर्फ टॉपिक्स के नाम दे दिए और एक्सप्लेनेशन आपको खुद करना है। हैंडआउट एज क्लास आउटलाइन, या फिर इस तरीके के हैंडआउट जो कि क्लास में क्या पढ़ाया है उसकी आउटलाइंस होती हैं। हैंडआउट एज इंस्ट्रक्शन शीट, या फिर इस तरीके के हैंडआउट्स होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि जैसे कोई टॉपिक है, उस पे टॉपिक में ये बता दिया कि ये आपको खुद करना है, तो उसमें एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो अब आप उसको करोगे तो आपको उसका करने का मेथड आएगा और आपको उसका बेस पता चल जाएगा चीजों का। थॉट स्टिमुलेटिंग हैंडआउट, जो कि थॉट को स्टिमुलेट करे, ऐसे हैंडआउट्स की कोई है ना पजल दे दिया या कुछ ऐसी चीज दे दी कि बच्चा सोचे चीजों को, मतलब आप जज करने की कोशिश करे, तो वो थॉट को स्टिमुलेट करने वाले कोई हैंडआउट्स दे दिए। या हैंडआउट एज अ गाइड टू फर्दर रीडिंग, या फिर कुछ ऐसे हैंडआउट जो आगे आपको और जैसे आपको मेन पॉइंट पता चल गया, अब आपको आगे आपको खुद फर्दर रीड करके सर्च करना है। तो ये सारे हैंडआउट्स के टाइप हो जाते हैं। अब क्या होता है कि प्रिपेयरिंग OHP ट्रांसपेरेंट एंड ओवरलेस OHP, तो ये ट्रांसपेरेंट चीज होती है जो हमने स्कूल लेवल पे देखी है। तो इट इज अ स्मॉल मशीन डिजाइन टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑन टू अ स्मॉल स्क्रीन ऑफ व्हाइट बोर्ड, एंड OHP हैज बीन यूजफुल टूल सिंस 1930 से ये चीज यूज आ रही है, 1930 से। तो ये वो हमने फिजिकल क्लास में भी एक बार डिस्कस किया था कि ये ट्रांसपेरेंट A4 शीट की तरह होती है। तो इसको हम लोग है ना प्रोजेक्टर की हेल्प से इसको वॉल पे या ब्लैक बोर्ड पे हम इसके ऊपर जो भी लिखते हैं तो नीचे प्रोजेक्टर से जो लाइट आती है उससे इसका शेडो बन के और वो दिखता है, तो उसको हम रीड पढ़ सकते हैं। तो ये इसकी टाइप्स क्या होती है कि या तो ये हैंड रिटन होंगी जो कि परमानेंट हो सकती है, या वाटर सोल्यूबल इंक हो सकती है, टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हो सकती है, या फिर फोटो कॉपीज कहीं की निकली हुई हो, या फिर कंप्यूटर से प्रिंट की हुई हो। तो ये हैंड रिटन कंप्यूटर से प्रिंट की हो या फोटो कॉपी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इसके फायदे क्या है? सिंपल टू प्रिपेयर, ऑपरेट एंड अपडेट, इनको इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो, और इनको कुछ अपडेट करना है तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। डे लाइट प्रोजेक्शन इज पॉसिबल, इनको आप दिन में भी यूज कर सकते हो, इसके लिए आपको अंधेरे कमरे की जरूरत नहीं है। कैन प्रोजेक्ट रिटर्न एंड डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब इसके ऊपर आप कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हो और आप डायग्राम्स भी बना सकते हो। कंट्रोल प्रेजेंटेशन बाय मास्किंग एंड ओवरलेइंग, इसके ऊपर आप कंट्रोल भी इसके ऊपर कुछ रख के और इस दूसरी चीज भी लिख सकते हो, तो कंट्रोल्ड रहती है प्रेजेंटेशन। मेंटेन कांस्टेंट आई कांटेक्ट विद पार्टिसिपेंट, इसमें आप है ना पढ़ाते हुए आपका ध्यान ट्रांसपेरेंसी लगी हुई है तो आप बच्चों को भी देखते रहोगे साथ में और ट्रांसपेरेंसी से पढ़ाते भी रहोगे, तो एक बच्चों से आई कांटेक्ट भी रहेगा। सुटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप, छोटा ग्रुप के लिए और बहुत सारे लोग हो दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहता है। मटेरियल्स लाइक एक्सरे, MRI, CT स्कैन एक्सेट्रा कैन बी शोन, और इसमें आप है ना एक्सरे वगैरह भी, जैसे बायो में आप दिखाना चाहते हो या कुछ पढ़ा रहे हो, बायोलॉजी का कोई टॉपिक है जिसमें आप एक्सरे देखना सिखा रहे हो या MRI की रिपोर्ट या CT स्कैन दिखाना दिखा रहे हो, तो ये सारी चीजें भी आप इसमें कर सकते हो। फिर इसके बाद है इसके डिसएडवांटेज, मतलब क्या इसमें प्रॉब्लम है कि एक तो ये रिक्वायर्स इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए आपको है ना वो इल्यूमिनेटेड सोर्स चाहिए नीचे जो लगाते हैं जिसमें से लाइट निकलती है, तो वो अपने आप में एक इक्विपमेंट है जो हमें इसके लिए चाहिए और साथ में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। मस्ट नो द ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट, उस इक्विपमेंट को चलाने का भी तरीका आना चाहिए। रूम एंड ऑडियंस साइज लिमिटेशन, कई बार क्या होता है कि रूम और ऑडियंस साइज, जैसे रूम छोटा है ऑडियंस ज्यादा है तो आपको इसको रखने की जगह ही नहीं है, तो उसका भी लिमिटेशन प्रॉब्लम होता है। और एक इमेज क्वालिटी पुअर, इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो थोड़ी सी पुअर होती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट दिखता है तो वो थोड़ा सा ब्लर्ड दिखता है, मतलब प्रॉपर उसकी वो नहीं आती है इमेज। मे ब्लाइंड द पार्टिसिपेंट ग्रुप और ट्रांसफीज मे बी आउट ऑफ ऑर्डर ड्रॉप स्ट्रेस, कई बार क्या होता है कि पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं तो आंखों पे भी उनके इफेक्ट पड़ता है, तो आउट ऑफ ऑर्डर भी हो गई है और ये अब आज के टाइम में ये चीज नहीं चलती है।
अच्छा, फिर आ गया पीपीटी प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर पे ये होती है और इसकी कई फैसिलिटीज होती है कि प्रेजेंटर के हिसाब से व्यू हो जाता है, इसका स्क्रीन को ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसमें पॉइंटर ऑप्शन होते हैं कि लेजर पॉइंटर से आप हाईलाइट कर सकते हो, जूम कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन कर सकते हो, अलग अलग कलर के पेन यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इसमें अच्छी होती है। अब इसकी गाइडलाइंस क्या है कि बी कंसिस्टेंट, डोंट डिस्ट्रैक्ट, डोंट ओवर बोर्ड फॉन्ट्स, अवॉइड ऑल अपर केस। मतलब इसको बनाने का भी कोई तरीका है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही बना देंगे। इसकी भी कुछ गाइडलाइंस है कि आप जैसे पीपीटी बना रहे हो तो उनमें सिक्वेंशियल होनी चाहिए, है ना। जो मैटर है वो अकॉर्डिंग टू मैटर होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ओवर बोर्ड फॉन्ट्स मतलब बहुत मोटे मोटे फॉन्ट्स यूज नहीं करने चाहिए और सारी जगह कैपिटल लेटर यूज नहीं करने चाहिए। तो एक तरीके से इसको बनाया जाता है। यूज ग्राफ्स इंस्टेड ऑफ टेबल एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें अच्छे से दिखता है। टेबल्स की बजाय अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा। प्रूफ रीड स्लाइड्स सेवरल टाइम फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स, ग्रामेटिकल एरर, गेट समवन एल्स टू चेक इट। मतलब इनको प्रेजेंट करने से पहले आपको एक बार है ना किसी को प्रूफ रीड करा लेना चाहिए। तो कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या वर्ड्स रिपीट हो गए या कोई ग्रामेटिकल एरर हो गई तो वो चीज क्लियर हो जाए। और वैसे कंक्लूजन में देखा जाए तो इट इज एन इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऑडियंस, रिमेंबर लास्ट वर्ड। ये एक इफेक्टिव और अच्छी टेक्निक है। और समराइज मेन पॉइंट्स, इसमें क्या है हम सारे जो मेन पॉइंट्स है उसको समराइज कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी टेक्निक है। नेक्स्ट है विजुअल मल्टीमीडिया। विजुअल मल्टीमीडिया क्या होगा, जैसे आप 3D कोई चीजें, कोई मॉडल दिखा रहे हैं 3D या कंप्यूटर पे कोई चीज दिखा रहे हैं तो उसको भी हम एक मटेरियल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं। तो सोर्स दैट कंबाइंस सीक्वेंस ऑफ इमेजेस टू फॉर्म अ मूविंग पिक्चर। It usually have audio components that correspond with the picture being shown on the screen. तो विजुअल मीडिया क्या हो गया, मूविंग पिक्चर्स हो गई। जैसे अपने GIF व्हाट्सएप वगैरह पे हम GIF नहीं करते हैं, मूव करती हुई पिक्चर होती है। तो ये सारी चीज है ना विजुअल मल्टीमीडिया हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि ये किस तरीके के होते हैं, ये एजुकेशनल वीडियोस भी हो सकते हैं, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड, प्रमोशनल, कोई कंपनी प्रमोट कर रही है, इंफॉर्मेशनल हो सकते हैं, किसी चीज की इंफॉर्मेशन देनी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हो सकती हैं, छोटी छोटी फिल्म्स बनाते हैं किसी सीरियस इशू पे तो वो हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट वीडियोस हो सकते हैं, फैसिलिटिंग थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हो सकते हैं, मास्टरी लर्निंग, किसी चीज में हेल्प करना या मास्टरी लर्निंग के लिए हो सकते हैं, बच्चों को इंस्पायर करने के लिए या इंगेज करने के लिए हो सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को कार्टून्स की वीडियोस दिखा के ना पढ़ाया जाता है तो उसमें ये काफी हेल्पफुल होता है। ऑथेंटिक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती है। इसके फायदे क्या है, मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। कोई भी चीज जब आप अपनी आंखों से देखते हैं ना तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है उसको सुनने, खाली सुनने से बेटर है कि आप उसको जब देखते हैं तो आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ज्यादा अच्छे से एंगेज होते हैं। कंसेप्ट क्लियरिटी, तो आप पिक्चर की तरह कोई चीज चल रही होती है तो उससे कंसेप्ट भी क्लियर होते जाते हैं। लर्न मोर एफिशिएंटली, उसमें और अच्छे से आप एफिशिएंटली लर्न कर सकते हैं। रिटेन एंड मेंटेन इंटरेस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, और काफी टाइम तक आप है ना उसको इंटरेस्ट को मेंटेन कर सकते हो आप, है ना। वीडियो को, बच्चों को अगर आप कोई टॉपिक ऐसे ही पढ़ाएंगे ना तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और अगर उनको कार्टून वीडियो चला के और फिर आप उसको है ना कोई भी टॉपिक पढ़ाएं, जैसे दिस एंड दैट बता दीजिए, इज एम आर बता दीजिए इंग्लिश में, तो कुछ भी बताते हैं ना तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। इनोवेटिव एंड इफेक्टिव मीन, तो ये काफी इनोवेटिव और इफेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेशन फ्रेंडली, आपको बस एक क्लिक ही तो करना है, वीडियो चलने लग जाएगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मतलब यूजर फ्रेंडली, आपको ऐसा कोई इसमें बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। क्रिएट एक्सपीरियंसेस, इससे है ना नए बच्चों को एक्सपीरियंस मिलते हैं तो वो बच्चे के दिमाग में रह जाते हैं तो वो उनको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। इट एक्ट्स एज अ फ्लेक्सिबल टीचिंग मीडियम, ये फ्लेक्सिबल टीचिंग मीडियम है, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। whenever required can visualize the video and topic will be revised and can also make notes videography। आपकी जितनी मर्जी है, एक ही टॉपिक को आप 4 बार चलाइए, 5 बार चलाइए, जितनी बार रिवाइज करना चाहते हैं, जितना बार बच्चे को उसको अच्छे से जब तक वो सीख ना जाए उसको उतनी बार चलाएं। तो इसमें आप उसमें आप कई बार मतलब अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको फ्लेक्सिबली कर सकते हो। फिर आपके होता है स्टडी गाइड। इट इज अ मैकेनिज्म फॉर हेल्पिंग लर्नर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर ओन लर्निंग एंड डेवलप द हैबिट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सेल्फ असेसमेंट।